नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं मोदी है भारत का गहना। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के रोम दौरे को खत्म करने के बाद ग्लासगो पहुंचे, जहां पर COP26 समिट में वो शामिल होंगे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी के ग्लासगो आने को लेकर यहां का भारतीय समुदाय उत्साहित दिखाई दिया। मोदी के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी है भारत का गहना गाना गाकर उनका स्वागत भी किया। मोदी ने एक बच्चे से भी बात की, वो वहां पर 2 दिन के दौरे पर गए थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 26वें सेशन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और ये कॉन्फ्रेंस 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगी। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन और इटली कर रहे हैं। इसमें हाई लेवल सेगमेंट, जिसका नाम वर्ल्ड लीडर समिट नवंबर 2001-2 को आयोजित यहाँ पर किया जाएगा और इसमें 120 देश के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। वहीं ब्रिटेन ने भारत की हाई कमिश्नर गायत्री एसआर कुमार ने भी बताया कि ये मल्टी लैटरल इवेंट होगा, लेकिन ये भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के लिए एक मौका होगा। वो मई 2021 में बनाए गए 2030 के रोड मैप में हुई प्रगति पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुमार ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में फोकस ये रहेगा कि अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबल तरीके से कैसे रिवाइव करना है। इसके लिए क्लाइमेट एक्शन बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा मुद्दा भी यही है। ब्रिटेन में पीएम मोदी का खास स्वागत किया गया। COP26 में ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ 2 मेहमान इसमें जुड़ गए हैं। अमरदीप त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रक्षा विश्लेषज्ञ हमारे साथ राजेश भारती जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अमरदीप सर, आपसे जो सवाल है वो मेरा यही है कि ग्लासगो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जलवायु परिवर्तन पर वो बातचीत भी करेंगे और दुनिया भर के नेता जो है वो उसमें शामिल होने वाले हैं। कैसे देखा जाए इसे? अमरदीप जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तो हम आपको बता दें कि दुनिया भर के नेता इसमें शामिल हो गए हैं और 2 नए प्रोजेक्ट इसमें मोदी लॉन्च कर सकते हैं। हमारे साथ राजेश भारती जी जुड़े हुए हैं। राजेश भारती जी, अगर आपसे हम सवाल करना चाहें तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले बात तो ये जो दौरा है रूस का, उसे किस तरीके से देखा जाए? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोदी के दौरे की और इसमें नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर बात करने पहुंचे। COP26 में ग्लासगो पहुंचे हैं उसमें शामिल होने के लिए। अर्थव्यवस्था को किस तरीके से स्टेबल किया जाए उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, COP26 में शामिल होने ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, एक तो ये भारत के लिए भी बहुत सम्मान की बात है और जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत एक कारगर वो है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक, बिकॉज ये जो फोरम है ना, ये इतना बड़ा फोरम है और एक उस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं जो हमारे देश का या हमारे संस्कृति का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम। और हम जहां संस्कृति की पूजा करने वाले लोग, प्रकृति की पूजा करने वाले लोग, और आज ये जो मुद्दा है बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर है और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसेस जो एमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने को लेकर है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत एक, यू कैन से इट इज हिज मोटिव। जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए एक बहुत बड़ा करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में उन्होंने सोलर जो पार्क लगाया था। और अभी जो प्लानिंग चल रही है, जो रन ऑफ कच्छ, जो हमारी एक यू कैन से अनुपजाऊ भूमि है, लेकिन वहां पर
एक 600 स्क्वायर किलोमीटर में को जो ये प्लान का सोलर पार्क का प्लान चल रहा है। जी। इसी मुद्दे को लेके ये विदेशी जो दूसरे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, जो सबका आज की डेट में कंसर्न है, इस ग्रह को बचाने के लिए कंसर्न है, उस पर ये चर्चा होने वाली है। और उससे हमारे देश को जिस तरह हम जो हमारे पास कुछ फैक्ट्री है, कुछ इस तरह के संसाधन है जो एक प्रिमिटिव उसमें चल रहे हैं, उनको एक नया रूप देने के लिए उसमें विदेशी सहयोग मिलने की भी पूरे मतलब चांसेस है कि हमें विदेशी सहयोग भी मिलेगा और उनको मॉडर्नाइज करके कम से कम कार्बन एमिशन के तौर पे हम काम करेंगे, ग्रीन और सोलर एनर्जी पे काम करेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत जगह जगह ये सब मतलब कार्रवाई चल रही है, तो उस तरह में हमें ये सहयोग मिलेगा, हमारे देश को सहयोग मिलेगा। और प्रधानमंत्री का एक ऐसे मंच पर पहुंचना और जिसमें यू कैन से डेवलप्ड कंट्रीज के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, वहां पे प्रधानमंत्री जी का पहुंचना हमारे देश के लिए सम्मान का विषय है। हमारे देशवासियों के लिए जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। राजेश भारती जी, अगर आपसे जानना चाहें, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वहां पहुंचे हैं और दुनिया भर के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? अभी दुनिया जिन चुनौतियों के बीच फंसी हुई है, उसमें क्लाइमेट चेंज को लेके जो है पिछले कई दशकों से क्लाइमेट चेंज पे दुनिया भर के नेता काम करते रहे हैं। उसको लेके पेरिस कन्वेंशन भी है, जेनेवा कन्वेंशन भी है, कई सारे फैसले हुए हैं और उनसे कुछ जो है सहमति भी बनी है। और कुछ मुद्दों को लेकर अमेरिका में जब ट्रंप का युग आया, तो ट्रंप के आने के बाद कुछ मुद्दों पे जो है अमेरिका का असहयोग मिला और वो इशू जो जलवायु परिवर्तन को, क्लाइमेट चेंज को जो रोकने का या उसकी गति, क्लाइमेट चेंज को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ हम उसके प्रोसेस को स्लो कर सकते। तो इस प्रोसेस में जो हमने काम, भारत पहले से भी भागीदार रहा है, लेकिन अभी कुछ नया क्या हो गया, प्रधानमंत्री अभी मोदी चले गए और उसको जिस तरह से हम वो एक हाइप बनाने की कोशिश करें कि मोदी के जाने से जो है क्लाइमेट चेंज को लेके एक वर्ल्ड में एक नई जागृत किया जाएगी, वर्ल्ड फोरम के लेवल पे कुछ विशेष हो जाएगा। मैं इसको इस विशेष प्रकार से देखे जाने के का पक्षधर हूं। ये जो है ना, ये एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट जैसा लगने लगता है और एक सीरियस यही कारण है कि अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जिन भी मुद्दों को लेकर, आप देखिए कि भारत तो आज तक जो है यूरेनियम की आपूर्ति नहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया जा सका। हम जिन भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में फंसे हुए हैं, उन सभी मुद्दों पे आज भी भारत वहीं का वहीं है। तो पिछले 7 सालों में, ठीक है पिछला 2 वर्ष तो कोरोना साल रहा है, लेकिन इतने लंबे समय से जो है प्रधानमंत्री दुनिया के ज्यादातर देशों की यात्राएं कर चुके, कई देशों में तो कई बार की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामले में हम जहाँ थे वहीं रुके हुए, क्योंकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पे जो है ना वो सिंसियर होकर नहीं टिकते हैं। वो जो है इस डाल से उस डाल और इस डाल से उस डाल वाले इनका अप्रोच है और ऐसे में मैं इनके माध्यम से तो जो है विशेष प्रगति नहीं देखी। बिल्कुल, लेकिन राजेश जी, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से भव्य स्वागत वहां पर किया गया, अभी तक किसी भी भारत को इस तरीके से पहचान तो यहाँ पर नहीं मिली थी ना, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्हें किया गया। जी मैडम, आपसे मैं सहमत नहीं हो सकता। जो इंडियन डायस्पोरा को जिस तरह से वहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, और आप ये एक शो है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से काम नहीं होता कि प्रधानमंत्री का स्वागत, प्रधानमंत्री के गीत गाए जा रहे हैं। ये कोई जो है रिंग सेरेमनी का फंक्शन नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए कितने बैंड बाजे बजे और कितने गीत गाए गए और कितने लोग इकट्ठा हुए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे डिप्लोमेसी सीरियस होती है। मैं एक बात आपको कोट करना चाहूंगा, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने जो लिखा है कि दुनिया में जिस सबसे टफ पॉलिटिशियन जिसको उन्होंने डिप्लोमेट्स को डील किया, उनका नाम उन्होंने लिखा वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो और अटल बिहारी वाजपेयी तो इस तरह का कुछ होने चाहिए। ये तो पहली बार है कि दुनिया का कोई राजनीतिक जिस भी देश में जाता है तो वहाँ 100 पहले से तैयार रहता है। बिल्कुल। अमरदीप सर, आप क्या कहना चाहेंगे? टोटली मैं बिल्कुल राजेश भारती जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
देखिए ये कोई इट इज नॉट ए प्लान्ड इवेंट। एक्चुअली क्या होता है कि जब देश का एक राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में पहुंचता है या हम कहीं भी हो, हम बाहर बैठे हो और हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचे या कोई भी बड़ा व्यक्ति आए, तो एक जो है अंदर से जो खुशी होती है, एक हमारा मनोबल होता है, बढ़ता है और हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री वो आए हैं उनका हम स्वागत करें, क्योंकि हम लोग उस देश में नहीं रह रहे, हम दूसरे देश में रह रहे हैं और हमारे देश का जिसके जो हमारा ओरिजिन प्लेस है वहां से हमारा कोई जो राष्ट्राध्यक्ष या हमारे कोई बड़े जो नेतृत्व वाला व्यक्ति वहां पे आ रहा है, तो उसका स्वागत करना एक स्वाभाविक सी बात है। जो जैसे राजीव भारती जी कह रहे हैं कि ये एक मतलब काइंड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इट इज नॉट इवेंट मैनेजमेंट, ये तो जनता के मनोद्गार है, मन के भाव है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए स्वागत के लिए वहां आ रहे हैं। और ऐसा पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है। लेकिन मोदी जी का जो जिस तरह का व्यक्तित्व है और जिस तरह वो जनमानस के मनोमस्तिष्क से दिलों से जुड़ जाते हैं, कि उसका प्रभाव है कि क्योंकि क्या होता है कि आप जितना घुलेंगे मिलेंगे अपने देश के लोगों से, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, जनता का मनोबल बढ़ता है। पहले ऐसा नहीं होता, सभी प्रधानमंत्री उतना क्लोजली सबसे मिलना जुलना या उस तरह से नहीं होता था, और प्रधानमंत्री जी जहां जाते वहां की भाषा का प्रयोग, वहां लोगों के रहन सहन से मतलब उसको अपने आप को अडेप्ट करते हैं, तो उसका अलग प्रभाव होता है। और हमारी जो वहां पे जो पॉपुलेशन हमारी वहां रह रही है उसका मनोबल बढ़ता है, वो फिर देश के साथ जुड़ते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का इस तरह स्वागत होना एक स्वाभाविक सी बात है और ये अच्छा लगता है। मतलब हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, हमारे वहां के जो लोग हैं उन्होंने उनका इस तरह स्वागत किया, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन अमरदीप जी, राजेश भारती जी ने एक पॉइंट यहाँ पर रखा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय मसलों की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर भारत जहाँ पर पहले था वहाँ आज भी खड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत उन्नति हुई है, हमारे इतने सारे जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, उन सबके साथ हमारा जो संबंध है वो और गूढ़ हुआ है और गाढ़ा हुआ है, और वहां से हमें बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। बहुत सारी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करें, बहुत सारी चीजें उनसे शेयर कर लें। आज मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत से वैक्सीन दूसरे देशों में सप्लाई हो रही है, ये और 25 देशों को भारत जो है एक्सपोर्ट कर पा रहा है डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये एक प्रधानमंत्री जी के प्रभाव से हुआ है ये, क्योंकि इस तरह सब लोगों के साथ, सभी देशों के साथ संबंध जो हमारे प्रगाढ़ हुए हैं उसमें मोदी जी का जो है पूरा हाथ है। बिल्कुल। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में शायद। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का स्वागत जिस स्तर पे हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत आज सबसे कमजोर दौर में। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो भी एक्सपर्ट हैं, मैं क्योंकि आईएएस के बच्चों को डील करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि और इसके कारण हमें पूरा विषयों की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय जगत के डेवलपमेंट को। तो आज भारत सबसे कमजोर दौर में है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इंडियन डायस्पोरा के शो को और हमें अच्छा लगता है कि स्वागत हो। वैसे हमारा देश ऐसे भी जो है फूल मालाओं को खूब सारा जो है अपने कार्यक्रमों में हम अपने नेताओं को जो है मालाओं से लाते रहें, कि ये भारत तक ही सीमित रखें। इस शो को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ले जाके मुझे लगता है कि भारत की इमेज बेहतर नहीं हो रही। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो चाइना के लोग जो हैं अमेरिका में हमसे भारतीयों से अधिक है। तो चाइना के जब हेड ऑफ स्टेट या दूसरे लीडर अमेरिका आते हैं तो इस तरह का कोई शो तो देखने को नहीं मिलता। एक नए प्रकार का राजनीति, और ये राजनीति जो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को कमजोर करती है, क्योंकि इससे माहौल हल्का हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में माहौल को जो है सिंसियर तरीके से ही डील करना चाहिए, और वही क्योंकि आप भारत से बाहर हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां भारत से कुछ के लिए आप गेन करने के लिए गए, तो वो ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना के प्रधानमंत्री या चाइना के हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं, वहां पे उसका इस तरह स्वागत होता है या नहीं होता, ये हमारे जो मीडिया में नहीं आएगा, ये चाइना के मीडिया में आएगा। और उनका ऐसा नहीं है कि उनका स्वागत नहीं होता,
वहाँ की जो पॉपुलेशन है, चाइनीज जो वहाँ रह रहे हैं, तो वो उनका स्वागत नहीं करते होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। और दूसरा, मैं ये भी नहीं मानूंगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर है। यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होता तो आज जो हमारा चाइना को जो हम रिप्लाई दे पा रहे हैं वो न दे पाते। ये हमारा जो इंटरनेशनल दूसरे जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उनके साथ हमारी प्रगाढ़ता है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, और चाइना हमारे को कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ बॉर्डर तक ही वो सीमित है। वरना अभी तक भारत पर हमला हो चुका होता, ताइवान पर हमला हो चुका होता। इट इज इंटरनेशनल कम्युनिटी ओनली विच हैज स्टॉप्ड क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ हैवोक। कर्नल साहब, आप तो भारतीय सेना से हैं। 1962 के बाद चाइना ने जब जब भारत के विरुद्ध कदम बढ़ाया है, क्या हमने किसी भी बार हमने कदम पीछे किया या हमने जवाब दिया है? 1967 में हमने क्या किया था चाइना के साथ? उनके कितने सैनिक मारे थे? फिर ये कहना कि अभी लद्दाख में या कहीं जो गतिविधि हो रहा है उसमें चाइना हम पे युद्ध थोप देता, आज वो स्थिति नहीं है। 62 की गलती चाइना नहीं दोहरा सकता। आज भारत उस मनस्थिति में नहीं है कि हम जो है चुप बैठे। वो उसका संबंध भारत के प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है, उसका संबंध कोई भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद पे बैठा हो, हम इसी तरह रिएक्ट कर देता है। अमरदीप सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा है, कोई भी व्यक्ति से संबंध नहीं होता है। ऐसा देखो, 62 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाइना ने अटैक किया। बिल्कुल। 65 में चाइना ने अटैक किया लाल बहादुर शास्त्री को। सिर्फ उन्होंने ये आंका कि लाल बहादुर शास्त्री शायद उस तरह की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, वो उसका बिफिटिंग रिप्लाई नहीं दे सकते। दैट इज द रीजन पाकिस्तान हैज अटैक्ड इन 1965 ऑन इंडिया। बिकॉज जो उनके जनरल अयूब खान थे वो कहते थे कि यार ये तो इनसे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जबकि उनके उस छोटे से कद में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी छुपी हुई थी। लेकिन आज इसी तरह अब ये कहना कि मोदी जी की या कोई ऐसे, इंदिरा गांधी की पर्सनैलिटी थी कि 71 में वो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकी, ऐसा नहीं है। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसका व्यक्तित्व होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और पड़ोसियों के साथ, जिनके साथ हमारी खास करके जो युद्ध की स्थिति बनी होती है, उनके साथ संबंधों पे बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता है यदि कोई कमजोर प्रधानमंत्री हो तो क्यों ना दूसरा देश हमला करे, यदि उसको कमजोर माने। उसको मालूम है कि इसके संबंध विदेशी जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ बहुत अच्छे हैं, वो उनके सपोर्ट में आएंगे। और जिस तरह हमारे अभी जो सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरह उन्होंने मतलब डिफेंस पे खर्च किया है, उस तरह जो है हम इसको युद्ध को अवॉइड कर सके हैं। वरना यदि हमारी स्थिति 62 जैसी होती तो वापस से चाइना हम पर अटैक कर सकता था। तो ये सब बड़ा मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। बिल्कुल, अच्छा जवाब आपने यहाँ पर दिया है। अब अगर हम टॉपिक पे आ जाते हैं तो 2 नए प्रोजेक्ट पीएम मोदी इसमें लॉन्च करने वाले हैं और कुछ अच्छा यहाँ पर हो सकता है, तो किस तरीके से फायदा पहुंचेगा अमरदीप सर? देखिए, जो भारत को फायदा किस तरह पहुंच सकता है, उसमें हमारा इनफैक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना है उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। जिस तरह हमारा जो टेक्नोलॉजी में हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं बाकी और देशों से, जिससे कार्बन एमिशन कम हो सके, हमारे जो उद्योग हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सके, अच्छे प्रोडक्ट और कम कार्बन एमिशन से हम देश को आगे बढ़ा सके। इन जो प्रोजेक्ट मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं उनसे इन सबका फायदा हो सकता है। बिल्कुल। राजेश सर, अगर आपसे जानना चाहें कि जिस तरीके से 2 नए प्रोजेक्ट मोदी लॉन्च कर सकते हैं, ये कितना अच्छा रहेगा भारत के लिए? नहीं, प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगी तो भारत के तो हित में ही रहेगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके आज सारी दुनिया में चिंता है और ये वाजिब चिंता है। इसको लेके जो प्रोजेक्ट आएगा तो इस प्रोजेक्ट से जो इसको लेके टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी है, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो या कोस्टल एनर्जी की बात, तो टेक्नोलॉजी अभी कॉस्ट जो है वो गरीब देशों के हित में नहीं है। तो यदि इस दिशा में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला होता है और दुनिया के बहुत सारे देश इन फैसलों के साथ शामिल होते हैं, तो
तकनीक सस्ती होगी और तकनीक तो सस्ती होगी, तो इसका लाभ ये होगा कि अब इस तरह के जो अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स हैं उस तरफ दुनिया जाएगी और पेट्रोलियम से और इस तरह के एनर्जी पे जो हमारा डिपेंडेंसी है वो घटेगा। तो ये तो जो है देश के हित में है। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर देखा जाए मोदी के जो भी दौरे रहे हैं, विदेश दौरे जब भी रहे हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल थोड़ा सा व्यू हो जाएगा, लेकिन फिर भी मोदी के जितने दौरे रहे हैं, विदेश दौरे हमेशा विवादों में रहते हैं। जो विपक्ष है वो लगातार उन्हें घेरने की कोशिश करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये विपक्ष का तो काम यही है कि जो भी सरकार में बैठे हैं उनका विरोध करना है। अब कि मोदी जी का वहाँ स्वागत क्यों हो गया, ये सब दिखावा है। जैसे अभी भारतीय जी का इट इज काइंड ऑफ मैनेजमेंट की, जैसे ये जानबूझ के वहाँ सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। ये एक्चुअली आप ऐसे देखिए कि किसी एक व्यक्तित्व की पॉपुलरिटी होती है, उसका एक अपना एक यू कैन से ऑरा होता है जिसका ये इफेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से तो विपक्ष को इन सब चीजों में इसका क्रिटिसाइज करने का कोई औचित्य नहीं बनता। आप वो काम को देखिए कि किस तरह वो काम हो रहा है, और किसी इंडिविजुअल की जो यदि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो उससे हमारा देश का भी जो सम्मान है और देश का जो ऑरा है वो भी बढ़ता है, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये तो अच्छा लगना चाहिए कि हमारे देश को विदेश में जिस तरह का स्वागत और जिस तरह का पॉपुलैरिटी मिल रही है, इसका तो विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको विद इन कंट्री रखें, बाहर में उसको ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था कि भारत के आंतरिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ले जाने का काम तो हमारे प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री के स्वागत को विपक्ष जो है नाकाफी चले, उस समय में विपक्ष का आदमी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुद्दे पे जो है न्यूट्रल तरीके से, और जो मुझे बात रेशनल लगता है, रेशनल लॉजिक और रीजनिंग के साथ बात करने का पक्षधर हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इस मुद्दे को देखें तो दुनिया के जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे यूएस का या अन्य रशिया हो या ब्रिटिश, इनके जितने इंटरव्यूज लास्ट 5 ईयर में आए हैं, अगर उन इंटरव्यूज में मैं जो है जो लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और जो ये मानते हैं कि विपक्ष मोदी में आलोचना ढूंढता है, वो देखें किसी भी टॉप पॉलिटिकल लीडर्स जो वर्ल्ड के महत्वपूर्ण देशों में बैठे हैं, अपने इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री को कितने लीडर्स ने कोट किया। ज्यादातर लीडर्स को नोटिस ही नहीं लेते हमारे प्रधानमंत्री, उसे इवेंट मैनेजमेंट से ज्यादा, लीडर से ज्यादा कुछ नहीं मानते। जितने उनके इंटरव्यूज हैं आप वो ये बात तो फैक्चुअल है, इसको चेक किया जा सकता है। इससे अधिक नाम तो मनमोहन सिंह का लिया गया है, कि वाजपेयी का लिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी की ओर से ही प्रधानमंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मोदी को सीरियस प्रधानमंत्री नहीं माना जा रहा। चलिए, बिल्कुल। अंतिम टिप्पणी अमरदीप सर आपसे जानना चाहेंगे, समय की कमी है। देखिए, ये भारती जी का पर्सनल विचार हो सकता है, लेकिन जैसा हम मीडिया के माध्यम से या जैसा दिखाई देता है और जिस तरह की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड के दूसरे नेताओं के साथ मोदी जी का जो एक सामंजस्य और एक जो प्रगाढ़ता दिखाई देती है, उससे मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को किसी तरह से भी इंफीरियर या किसी एक, मतलब मेरे समझ से तो वर्ल्ड लीडरशिप के इक्वलेंट मोदी जी को देखा जाता है और मोदी जी हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चर्चा ये रही। आप दोनों यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि 3 दिन के रोम दौरे को खत्म करने के बाद ग्लासगो पहुंचे, जहां पर COP26 समिट में वो शामिल हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। अब ये बातचीत किस मसले तक लेकर जाती है और मसले कितने हल होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत को अब क्या कुछ अच्छा मिलेगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।